Good morning, student. Standard 12th English Medium subject BA chapter number 5 is staffing as a part of human resource management. Okay. Human resource management is a process of planning for recruiting necessary staff, developing it for the achievement of enterprise objective. HRM क्या है? तो HRM एक प्रोसेस है प्लानिंग फॉर रिक्रूटमेंट. ओके, किसे करने के लिए? रिक्रूटिंग करने के लिए, मीन्स की भर्ती करने की एक प्लानिंग है जो कि क्या करता है, नेसेसरी स्टाफ को रिक्रूट करता है, उसे डेवलप करता है और उसे किस लिए तैयार करता है? तो अचीवमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव जो भी बिजनेस हमारा डिसाइड किया होता है उसे अचीव करने के लिए क्या करता है, वो उस स्टाफ को जिसको रिक्रूट किया होता है उसे हमेशा तैयार करते रहते हैं. नेक्स्ट दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस नाउअडेज कंसीडर देयर स्टाफिंग डिपार्टमेंट एज HRD. आज के जो बहुत सारे जो लगभग जो सारे एंटरप्राइजेज है नाउअडेज वो क्या करते हैं, स्टाफिंग को किस तरह से कंसीडर करते हैं? तो HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. जनरली स्टाफिंग इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. अब ये क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन स्टाफिंग. याद रखना है विच मैटर्स आर इंक्लूडेड इन स्टाफिंग. तो पहला होता है रिक्रूटमेंट मीन्स की भर्ती, फिर सिलेक्शन यानी चुनाव और लास्ट में उसमें क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. इट आल्सो इंक्लूडेड मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज, प्रोग्रेसिव वेजेस सिस्टम्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर, while HRM includes growth and development of personnel. ओके, आपने देखा कि HRD में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो कि स्टाफिंग का एक पार्ट है. तो आपने देखा कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ आल्सो इंक्लूड मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी. यानी मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, तो उसे लॉन्ग लाइफ तक बनाए रखने के लिए आप क्या क्या करते हो, तो प्रोग्रेसिव वेज सिस्टम, यानी हमेशा जो उसको वेज प्रोवाइड करते हो, आप सैलरी प्रोवाइड करते हो, वो किस तरह का होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, यानी लगातार एवरी ईयर उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. एम्प्लॉइंग वेलफेयर, एम्प्लॉय की सुविधाओं के लिए जो भी आप काम कर सकते हो वो करने होते हैं. नेक्स्ट है वाइल, जबकि HRM इंक्लूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनल. जबकि HRM में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपके एम्प्लॉयज़ का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. याद रखना है पर्सनल का मतलब भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ होते हैं हमारे. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि HRD में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो HRD में एज ए स्टाफिंग इंक्लूड होता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और मैनेजमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट आता है, फॉर्मली द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग वॉज कन्फर्म्ड टू फुलफिलिंग अप वैकेंसीज ओनली. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जो वैकेंसी, जो पोस्ट किसी भी जॉब में, किसी भी डिपार्टमेंट में खाली है उसको फुल कर देना, यानी उसे फिल कर देना, वो क्या हो जाता है कि स्टाफिंग कहलाता है. बट टुडे इट बिकम अ पार्ट ऑफ HRM. पर आज के टाइम में उसे HRM का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है. देख पा रहे हो आप यहाँ पे. इन दिस डेज द ग्लोबल कंपटीशन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज़ इंक्रीज. क्योंकि आज ग्लोबल कंपटीशन फेस कर रहे हैं हम लोग, इसलिए जो HR का यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. कंसिडरिंग अदर फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन to be the need worth good result can be achieved by the recognition of a staff. आपने देखा कि considering other factors, अगर other factors को हम मिला भी ले तो प्रोडक्शन का जो नेट वर्थ है या गुड रिजल्ट है वो किसकी वजह से अचीव होता है, तो जो हमारे प्रॉपर स्टाफ होते हैं उनकी वजह से. इट्स लॉयल्टी, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन एंड केयर. हमारे जो सेट ऑब्जेक्टिव होता है वहाँ तक जो हमारे स्टाफ पहुँचाने का काम करते हैं, उनकी कौन कौन सी हमारे स्टाफ के अंदर रही हुई खासियत हमें हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुँचाते हैं, अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं. तो उनकी लॉयल्टी होती है, वफादारी, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन एंड लास्ट वन केयर. ये सारी चीज़ें हमें हमारे गोल तक पहुँचाता है. द प्रोसेस ऑफ HRM कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. HRM को
ठीक है, आप कितने बार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हो 2 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग। फर्स्ट क्या होगा, कंसर्न विथ मैन पावर प्लानिंग टू प्लान द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ रिकॉग्नाइजेशन इंक्रीज स्टाफ थ्रू द न्यू अपॉइंटमेंट, प्लान फॉर रिक्वायर्ड स्टाफ। सबसे पहले क्या करने का कि कितने स्टाफ है उसकी रिक्वायरमेंट आपको जाननी रहेगी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन इंक्रीज द स्टाफ थ्रू न्यू अपॉइंटमेंट। अब आप क्या करोगे कि न्यू अपॉइंटमेंट यानी बाहर से एम्प्लॉयज़ लेके क्या करोगे, उस रिक्रूटमेंट को पूरा करोगे। सेकेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन नेसेसरी एंड सिलेक्शन रिडक्शन इन द स्टाफ। अगर आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आपने हायर कर लिया है, इतना ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन कम हो, चाहे कोई भी अदर रीज़न हो, तो उस सिचुएशन में आप रिडक्शन भी कर सकते हो। एप्रोप्रिएट प्लेसमेंट ऑफ स्टाफ, आपको ये देखना ज़रूरी है कि हर एम्प्लॉयज़ अपने कैपेबिलिटी, अपने एजुकेशन, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता हुआ होना चाहिए, यानी उसको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। टू कीप द स्टाफ कॉन्स्टेंटली एक्टिव एंड इनहेंस देयर नॉलेज, हमेशा आपको ये कोशिश करनी है कि आपके स्टाफ हमेशा कैसे होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, प्लस उनका जो नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, वो लगातार क्या होते रहना चाहिए, इंक्रीज होते रहने चाहिए। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना है। नेक्स्ट है कंसर्न विद द कंपनसेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। टू प्रोवाइड वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग टू द स्टाफ वेयर एज नेसेसरी, आपको क्या करना है इसमें कि वर्क के हिसाब से आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है जहाँ भी आपको ज़रूरी लगे। To provide the conducive environment to the staff and also appointed to improve their proficiency. To provide conducive environment, आपको अपने स्टाफ को क्या करना है, conducive environment मीन्स कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे वो बहुत ही फ्रीली माइंड से काम कर सके, एंड टू ऑल्सो अपॉइंटेड टू इम्प्रूव देयर प्रोफिशिएंसी, ऑल्सो अपॉर्चुनिटी, और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी तक देना है जो आपके एम्प्लॉयज़ का जो नॉलेज है वो क्या कर सके, प्रोफिशिएंसी इम्प्रूव कर सके, उनके प्रोफिशिएंसीज को, उनको कैपेबिलिटी को। टू गिव प्रॉपर कंपनसेशन एंड बेनिफिट टू द स्टाफ, क्योंकि आपके स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो उनको उनका काम का कंपनसेशन भी प्रॉपर मिलना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि बेनिफिट्स जो अदर्स होते हैं वो भी देना चाहिए आपको। टू रिकग्नाइज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइंड सॉल्यूशन फॉर द सेम एंड द इम्प्लीमेंट देम। उसके बाद अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम अराइज होता है, कोई भी सिचुएशन ऐसे अराइज है जो कि आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस सिचुएशन को आपको, उस प्रॉब्लम को ढूंढना है, उसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू HRM एम्प्लॉयज आर नॉट मेयर फैक्टर प्रोडक्शन बट दे आर मोर देन दैट। अगर हम HRM की बात करें तो ये एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं वो मेयर फैक्टर प्रोडक्शन नहीं है, बट क्या है, उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है। आप अपने बिजनेस में ना सब कुछ लेके, कैपिटल भी लेके आ रहे हो, आपके पास लैंड, बिल्डिंग, सारी चीज़ें हैं प्रोडक्शन के फैक्टर्स, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी जिसको हम एम्प्लॉयज़ कहते हैं, स्टाफ कहते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो हो सकता है कि आप कितने भी चीज़ें क्यों ना इकट्ठे कर लो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा और कहीं बढ़ के इम्पॉर्टेंट है। दे आर कंसिडर्ड द ह्यूमन एलिमेंट्स, इसलिए इसे ह्यूमन एलिमेंट्स कहा जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस आर अडॉप्टेड टू क्रिएट स्टेबल स्टाफ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें क्या सिखाता है, तो फंक्शन ऑफ अडॉप्टेड टू क्रिएट अ स्टेबल स्टाफ। स्टेबल स्टाफ हमें बनाने की ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से आप ऐसे स्टाफ की सिलेक्शन करो जो लॉन्ग टर्म तक आपके यहाँ बने रहें। दिस रिड्यूस रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, और इससे क्या होगा कि जो लेबर टर्नओवर यानी जो आपके यूनिट्स को छोड़ के जाने की जो रेशियो है वो क्या हो सकता है, कम कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन से ना बार बार आपके एम्प्लॉय चेंज हो जाना, आपके स्टाफ बदल जाना ना बहुत ही बड़ा उसका वीक पॉइंट माना जाता है। क्योंकि स्टाफ किस रीजन से छोड़ते होंगे आपको पता है। अगर आपके यहाँ के एनवायरनमेंट से जॉब सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलती होगी, वही रीज़न हो सकता है कि आपके यहाँ का टर्नओवर रेट, जो लेबर टर्नओवर रेट है वो ज़्यादा होगा। तो इसे रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है कि उनके ज़रूरतों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर लेबर टर्नओवर रेट कम होगा तो वहाँ से क्या होगा कि जनरली आपके जो स्टाफ है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेंगे, बाय विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। और इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा ही होगा, साथ में एम्प्लॉयज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे काम करने के वो भी पूरा होते रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियलिस्ट, contingent, experienced creativity and the honest staff is an invaluable assets of a business. According to industrialist, बहुत सारे जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है उसमें से कहना है कि कंटेंटेंट, एक्सपीरियंस, क्रिएटिव एंड जो ऑनेस्ट स्टाफ्स होते हैं ना वो इनवैल्यूएबल असेट्स होते हैं। किसके लिए? बिजनेस के लिए। यानी इनकी कोई वैल्यू तय नहीं कर सकते कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह के हमारे लिए वैल्यू रखते कि अगर ये चले जाए ना तो हमारा बहुत सारा चीज़ नुकसान हो सकता है। यानी ये बहुत ज़्यादा इनवैल्यूएबल असेट्स है, हमारी संपत्ति है, जिनको आपको हमेशा ध्यान से सुरक्षित रखना चाहिए। राइट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ए स्टाफ इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इसलिए जैसे ही हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, वहीं से जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। Recruitment of staff should be done on the basis of suitable qualification, skill, knowledge and sincerity। आपको रिक्रूटमेंट किन बेस पे करना है? तो स्टाफ के अंदर रही हुई उसकी क्वालिफिकेशन, जो अचीवमेंट ने अचीव किया है उसने क्वालिफिकेशन, वो स्किल्स, नॉलेज एंड सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है किसके लिए? रिक्रूटमेंट के लिए। एंड नॉट एन अ बेसिस ऑफ एनी इन्फ्लुएंसेस, करप्शन एंड नेपोटिज्म। आपने देखा है कि ये जो इन्फ्लुएंस और करप्शन एंड नेपोटिज्म की वजह से किसी को रिक्रूट नहीं करना है, मतलब भर्ती नहीं करना है। आजकल हमने देखा कि नेपोटिज्म के लोग लेके जो बॉलीवुड है उसमें बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। आपने देखा होगा कि नेपोटिज्म क्या होता है, ठीक है। करप्शन भी जानते हैं और इन्फ्लुएंस भी क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। एंड फॉर दिस द साइंटिफिक मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट शुड बी अडॉप्टेड। इसलिए हमें हो सके तो वैज्ञानिक मैथड यूज करना चाहिए कभी भी रिक्रूटमेंट करने के लिए, भर्ती करने के लिए। ओके, अब रिक्रूटमेंट देखते हैं क्या दिया है। रिक्रूटमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। रिक्रूटमेंट इज मेड व्हेन अ न्यू एंटरप्राइज स्टार्टली। रिक्रूटमेंट जनरली हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम कोई न्यू एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। when an existing unit expanded or when employees resign। कब कब करते हैं? तो जब नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग यूनिट को एक्सपांड यानी बढ़ा रहे होते हो, जब आपके कोई पुराने एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन करके जा रहे हैं, मर जाते हैं या रिटायर हो जाते हैं, उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है? रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं। मीनिंग क्या है? इन द ऑर्डिनरी सेंस, अगर कॉमन हमसे पूछ लिया जाए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है तो आप क्या कहोगे? इस लैंग्वेज में दिया है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द प्रोबेबल एम्प्लॉय एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट क्या है? तो प्रोबेबल एम्प्लॉयज़ को देखना या उस पर्सनस को देखना जो आपके जॉब को, आपके यहाँ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करे और उस काम को अंजाम दे, तो उसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट, जिसका ये मीनिंग के अंदर आता है। इन ब्रॉडर सेंस रिक्रूटमेंट क्या है? ओके, ब्रॉडर सेंस में क्या है रिक्रूटमेंट? तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एट अ राइट टाइम इन द राइट नंबर इन अ राइट प्लेस पर्सन्स विद द राइट क्वालिफिकेशन। ब्रॉड सेंस में बात करें तो रिक्रूटमेंट यानी भर्ती वो प्रक्रिया है जिसमें एक्वायरिंग अ राइट टाइम, सही समय पे, सही नंबर में, सही जगह पे, सही व्यक्ति को सही क्वालिफिकेशन के साथ भर्ती करना। ठीक है, तो आपको जनरली ना जो जनरल सेंस, ऑर्डिनरी सेंस वाला है इसको नहीं लिखना है। आपको जो ब्रॉडर सेंस में जो हमारा दिया हुआ है रिक्रूटमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन वही लिखना है, क्योंकि लगभग है ना रिक्रूटमेंट के डेफिनेशन पूछते ही हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आता है हमारा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में आप देख पा रहे हो कि दो सोर्सेस है, एक इंटरनल सोर्सेस होते हैं हमारे पास और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि हम
अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर से चाहे तो कौन कौन से प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं अपने स्टाफ को रिक्रूट करने के लिए। तो प्रमोशन, सपोज कि किसी लेवल पे हमारा कोई एम्प्लॉयज़ है और वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, प्रमोट करके आगे के नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। सेकेंड है ट्रांसफ़र, सपोज कि किसी एक यूनिट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो गया है अदर के कंपैरिजन में, तो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड ये हो सकता है कि फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आपके यहाँ काम कर रहे हैं पहले एम्प्लॉयज़ को आप इन्फॉर्म करो कि अगर आपके कोई फ्रेंड और रिलेटिव है तो आप उसे रिक्रूट करवा सकते हो यहाँ पे। रिकॉलिंग रिटेन एम्प्लॉयज़, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे एक बात इन्फॉर्म कर देती हूँ। हर कंपनी है ना एक वेटिंग लिस्ट तैयार करती है, जब वो रिक्रूट करती है ना तब वो बहुत सारे लोगों अप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें से जो कुछ अच्छे क्वालिफिकेशन वाले और स्किल्स और एक्सपीरियंस वाले इंसान होते हैं ना, उनका हम एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसको वेटिंग लिस्ट कहते हैं। और फ्यूचर में जब हमें ज़रूरी होता है तो उन्हीं को रिकॉल करके क्या करते हैं, बुला लेते हैं भर्ती के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, प्रमोट भी कर सकते हैं हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे, और साथ में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र भी। एंड लास्ट वन है वेटिंग लिस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस में आप देख रहे हो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, आप देखे हो कि न्यूज़पेपर टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट आती है भर्ती की। सेकेंड दिया हुआ है थ्रू द एम्प्लॉय एक्सचेंज, एम्प्लॉय को एक्सचेंज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंज कर सकते हैं। थ्रू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली जो जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से भी आप भर्ती कर सकते हो एक्सटर्नल, जिसमें जैसे खास करके जो आप MBA CA इस तरह के जो एजुकेशन कोर्सेज में या फिर ज्वाइन होते हो, CS करते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि डायरेक्टली आपकी ना जहाँ से आप पढ़ाई करते हो वहीं से आपकी भर्ती हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रू ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन होता है जो बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, तो उनकी मुलाकात लेके भी आप अपने काम को और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हो। थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर एंड जॉबर, आपने देखा है बहुत सारे कंपनियों में जो हाई क्लास नेटवर्थ रखती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हिस्सेदार होती है, वो लोग कॉन्ट्रैक्टर और जॉबर रखते हैं जो कि एक सूटेबल एम्प्लॉयज़ हमें देने का काम करते हैं। रिक्रूटमेंट एट अ गेट, गेट पे भी नोटिस लगा के, यानी इंस्टीट्यूशन के गेट पे नोटिस लगा के साल में 1 से 2 बार आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। एंड द लास्ट वन है मॉडर्न मेथड, यानी ऑनलाइन मेथड की बात की है। तो ये थे हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आज के लिए यहीं रखते हैं, नेक्स्ट इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।